मेरा घर भीमनगर के एक छोटे से गांव में था। एक ऐसा गांव जो दिन में जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही बेचैन हो उठता था। कहते हैं हर गांव के सीने में कोई न कोई रहस्य दबा होता है, और हमारे गांव की वो अधूरी कहानी सालों से हवा में तैरती एक चीख बन चुकी थी। कोई उसे पुरानी लोक कथा मानता, तो कोई सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी हकीकत। कुछ ने उसे देखा था, कुछ ने सिर्फ उसकी परछाई महसूस की थी, लेकिन कोई आज तक नहीं जान पाया कि उस कहानी का आखिरी किरदार कौन था। पर जो सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। भीमनगर एक छोटा सा गांव, लेकिन इसकी गलियों में दबी एक सच्चाई आज तक किसी की समझ में नहीं आई। कहते हैं हर गांव की दीवारें कुछ छुपा कर रखती हैं, कुछ ऐसे राज जो समय बीत जाने पर भी मिटते नहीं। और इस गांव की पुरानी हवेली, वो तो जैसे खुद एक जिंदा आत्मा हो, जो हर बरसात में कुछ कहने की कोशिश करती है। लोग कहते हैं उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, जैसे आसमान भी उस अधूरी कहानी का अंत जानना चाहता था। इस रात मैंने अपनी आंखों से देखा था, हवेली का दरवाजा अपने आप खुला था और वो लड़की वो हवा में झूल रही थी, जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे वो कुछ कह रही हो, जैसे वो मदद मांग रही हो। दादा, फिर क्या हुआ? वो कौन थी? बेटा, वो चंपा थी, गांव की सबसे मासूम लड़की। लेकिन उसकी कहानी कभी पूरी नहीं हुई बेटा, और यही वजह है कि वो आज भी हवेली में अधूरी पड़ी है। रामकिशन काका, जो आप बोल रहे हैं ना, वो सोच के रोंगटे खड़े हो गए। हवा में झूलती लड़की और वो आके, अरे बाप रे, जैसे सीधा आदमी के अंदर तक घुस जाए। मैं तो कहता हूँ भैया, उस हवेली के पास तो दिन में भी मत जाना। मुझे तो साफ साफ लगता है भूत प्रेत का मामला है रे। नहीं तो इतने सालों से एक ही लड़की उसी हवेली में कैसे दिखती है हर बार? आदमी तो कब का हड्डी हो जाता, वो तो जैसे जस की तस खड़ी है। अरे भैया, भूत होती तब तक किसी को उठाकर ले जा चुकी होती गोविंद। मेरा तो मन कहता है कोई चाल है ये, कोई छुपा राज है उस हवेली में जो सालों से छुपाया गया है। एक बात समझ में नहीं आती भैया, अगर वो भूत नहीं है तो फिर है कौन आखिर? और हर साल बस बरसात की एक ही रात को क्यों निकलती है वो? बाकी दिन कहाँ रहती है, क्या करती है? ऐसा कौन सा दर्द है जो हर बार बस इसी रात को जागता है? तभी अचानक वहां तेज हवाएं चलने लगती है। सिगड़ी के चारों ओर एकदम सन्नाटा छा जाता है। बस हवाओं की सीटी और टीन की छत पर पड़ती बारिश की आवाज गूंजती है। उसी सन्नाटे में एक चरमराती आवाज के साथ बूढ़ी काकी पास आती है, कांपती कमर, झुकी चाल के साथ। मैं जानती हूँ, उसका नाम चंपा है। अब सब लोग उस बूढ़ी काकी की तरफ देखने लगते हैं। का कह रही हो काकी? तुम जानती हो उसको? अरे वो तो बरसों से हवेली में दिखती है, कोई कैसे जान सकता है उसको? क्योंकि वो हमारे ही गांव की बेटी थी बेटा। नाम था उसका चंपा। सीधी सादी, फूल जैसी लड़की थी। माँ बचपन में ही चल बसी थी
और भाई भाभी के सहारे पली बड़ी। भाई, हाँ, वो बहुत चाहता था उसे, पर उसकी बीवी, उस औरत को तो जैसे चंपा की सांसों से भी नफरत थी। दिन रात ताने, अपशब्द, कभी खाना नसीब होता, कभी गालियां। और फिर एक दिन, बारिश की ऐसी ही रात थी बेटा, जब सब कुछ खत्म हो गया। तो मतलब वो लड़की मरी नहीं थी काकी, अब भी जिंदा है? इतने साल अकेले उस हवेली में? हाँ, जिंदा तो है बेटा, पर कैसी जिंदगी। ना घर ने अपनाया, ना दुनिया ने पूछा, ना मौत आई और ना ही कोई चैन। अब तो बस उस पुरानी हवेली की एक परछाई बन गई है चंपा, जो हर बरसात की एक रात चुपचाप निकलती है, शायद किसी आस में, शायद किसी उम्मीद में कि कोई कह दे, चंपा, तू अब भी जिंदा है ना? बता ना, तू ठीक तो है? काकी आप तो आधी बात पर रुक गई। हमें पूरी कहानी सुनाओ ना। चंपा दीदी को क्या हुआ था? आप जानती हो ना सब कुछ। तू सुनना चाहता है ना मुन्ना, तो सुन, लेकिन डरना मत, क्योंकि ये कहानी डरावनी नहीं है। ये तो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जिंदा रही, लेकिन कोई उसे जिंदा समझा ही नहीं। वो कोई आज की बात नहीं बेटा, बहुत बरस पहले की बात है, जब चंपा सिर्फ 10 साल की थी और मैं उसी मोहल्ले की एक पड़ोसन थी। माँ तो उसके बचपन में ही चल बसी थी और बापू कुछ साल बाद बीमारी में। फिर बची सिर्फ एक जोड़ी आंखें उसके भाई रमेश की, जिसने उसे सीने से लगाया और बड़ा करने का वादा किया। हे भगवान, आज फिर वही ढीली चाल। अबे ओ चंपा, तू इंसान है या सुई की तरह रेंगती चींटी? आधा दिन हो गया और अब तक आंगन ही नहीं बुहारा ढंग से। भाभी, मैं कर रही थी, बस जरा सर भारी हो रहा था आज। सर भारी? अरे जब रोटी देने का वक्त आए तब तो सारी ताकत आ जाती है। जब काम बोलो तो सिर भारी, हाथ दुखे, पैर कांपे। नखरे देखो जरा इसकी, जैसे रानी विक्टोरिया की परपोती हो। भाभी, मैंने तो कभी कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा आराम ही तो सोचा था। आराम? तेरे आराम से घर चलेगा क्या? तू कोई किराए की नौकरानी नहीं है। ये तो तेरे बाप की छोड़ी जिम्मेदारी है, जो अब इस घर पर बोझ बनी घूमती है। मैं बोझ नहीं बनना चाहती भाभी, सच में नहीं। जितना काम कहो कर लूंगी, पर आज सच में तबीयत ठीक नहीं। अरे आज भी तबीयत, कल भी तबीयत। सुन ले चंपा, हम तेरे जैसे के लिए दवाइयाँ नहीं रखते। इस घर में रोटी उन्हीं को मिलती है जो काम करे, बाकी भूखों मरे। भाभी, मैंने कभी माँ बाप नहीं मांगे, वो तो भगवान ने जल्दी ले लिया। भाई ने जब कहा था कि मैं तुझे माँ बाप दोनों बनकर रखूंगा, तब लगा था अब कोई अपना है, पर आजकल अपना भी पराया लगने लगा है। ओहो, अब तू मुझे जालिम दिखाएगी? तेरे भाई को भी भरमाया है ना अपनी बड़ी बड़ी भोली आंखों से। पता है वो क्यों बचाता है तुझे? क्योंकि तेरे अंदर वही चालाकी है जो दिखावे में भोली बनती है, अंदर से सांप है। क्यों बोलती हो ऐसा भाभी? मैंने तो हमेशा आपको माँ जैसा माना। माँ की जगह कौन ले सकता है जानती हूँ, पर आपके आगे कभी जवाब नहीं दिया, कभी बहस नहीं की, कभी मुंह नहीं चराया। फिर भी मेरी हर बात में खोट क्यों? माँ जैसा माना तो बेटी होती तो काम में हाथ बटाती। मेरी गोद में बच्चा है, सुबह से चूल्हा कुआं झाड़ू बर्तन, और तू बस छांव में बैठी रहना तुझे ही आता है। मैंने आपकी गोद का बच्चा भी उठाया है, उसे भी खिलाया सुलाया। भाभी, मेरी भी हड्डियां थकती हैं, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई हद होगी ना। तू इंसान होती तो दर्द समझती।
ये नखरे तुझे रमेश के सिर चढ़ाने से चढ़े हैं। रोज शाम को जब तुझसे पूछता है कुछ खाया तो मेरा खून खौलता है। मुझे तो पूछता नहीं और तुझसे चाय के लिए भी पूछ लेता है। भाभी, भाई हैं मेरे, पूछना उनका फर्ज है। हाँ, और तुझे ये फर्ज बड़े अच्छे लगते हैं ना। मेरी नजरें सब देखती हैं, तेरा मुस्कुराना, उसका तेरे बालों में हाथ फेरना, सब नाटक है। तेरी सादगी के पीछे कुछ और छिपा है चंपा। भाभी, क्या बोल रही हैं आप? भाई मेरे लिए बाप जैसे हैं। माँ बाप के बाद उन्हीं ने। बस, ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत कर। अब अगर आज रात तक सारा काम नहीं निपटाना तो कल से तेरे लिए इस घर का दरवाजा बंद। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? इस घर में मेरा भी कुछ हिस्सा है। तेरा हिस्सा तब होता जब तू इस घर की इज्जत होती। तू तो बस सहारे में आई एक बोझ है, जिसे उठाते उठाते अब मेरी कमर टूट रही है। चंपा धीरे से चुप हो जाती है। उसके आंसू उसके गालों से गिरते हैं, लेकिन वो अब भी बोलती नहीं। भाभी पलटकर चूल्हे की तरफ चली जाती है। अब खड़ी क्यों है? जा, कुएं से पानी भर ला। और हाँ, अपने जैसे आंसुओं से भरने की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है फिर से? सुबह सुबह लड़ाई क्यों? पूछो अपनी बहन से। सारा दिन नखरे करती है, ना काम पूरा ना जवाब ढंग का। अब और क्या करूं रमेश? चंपा कुछ नहीं कहती, बस रमेश की तरफ देखती है। उसकी आंखों में उम्मीद झलकती है। शायद भाई कुछ बोलेगा, कुछ समझेगा। चंपा, भाभी जो कहें सुन लिया कर, घर की शांति बनी रहे। भैया, क्या घर की शांति मेरी चुप्पी पर टिकी है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मैं नहीं चाहता कि घर में रोज झगड़ा हो। तो आप चाहते हैं मैं हर दिन अपमान सहती रहूं, सिर्फ इसलिए कि भाभी संतुष्ट रहें? देख चंपा, तू जानती है ना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भाभी भी इस घर की बहू है, उनकी भी कुछ भावनाएं हैं। भावनाएं? मेरी भावनाएं क्या सिर्फ एक मजाक है भैया? आपने कभी पूछा कि मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे एक एक दिन भाभी के तानों के साथ निगल रही हूँ? भैया, माँ बाप नहीं रहे, मैंने कभी नहीं रोया, क्योंकि लगा आप हो ना। लेकिन अब लगता है आप भी नहीं हैं, सिर्फ एक समझौता बचा है, जो मैं हूँ। और फिर उस रात जो हुआ, उसके बाद तो चंपा कभी चंपा नहीं रही, बस एक परछाई बनकर रह गई, जो हर बरसात की रात हवेली की दीवारों से झांकती है, जैसे पूछती हो, मैं अब भी अधूरी क्यों हूँ? इतना कहकर काकी चुप हो जाती हैं। सिगरी की आंच धीमी हो जाती है। दादी, फिर क्या हुआ था उस रात? बताओ ना, चंपा दीदी को क्या हुआ था? अब जो मैं बताने जा रही हूँ मुन्ना, वो कहानी नहीं, वो उस रात की चीख है जो सालों से हवेली में गूंज रही है। और आज भी कोई नहीं समझ पाया कि उस बारिश में भीगी हुई चंपा आखिरी बार कहाँ गई थी। कभी कभी कुछ रिश्ते वक्त से नहीं बनते, वो धड़कनों में बस जाते हैं। और जब जिंदगी हर तरफ से धकेलती है तो इंसान उन्हीं धड़कनों से जवाब मांगता है जिन्हें वो कभी खो चुका होता है। आज चंपा भी कुछ वैसा ही कर रही थी। चंपा अपनी माँ की तस्वीर की ओर देखकर फूट फूट कर रोती है और कांपती आवाज में बोलती है, माँ, देख तो सही, मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। जिस घर में तू हंसती थी, वहाँ अब चीखें गूंजती हैं। भाई भी मुंह फेर लेता है। माँ और भाभी, वो तो जैसे हर रोज मेरा मन तोड़ने की कसम खाए बैठी है। बेचारी चंपा अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो रही थी। वो तस्वीर अब जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन चंपा की भीगी आंखों में माँ की आंखें अब भी जिंदा थी। माँ, तू क्यों चली गई?
तू क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई? तेरे बिना सब कुछ अजनबी हो गया है। माँ, तेरी गोद नहीं मिलती, तेरा लोरी नहीं सुनाई देती, अब नींद भी दुश्मन बन गई है। एक बेटी जब अपनी माँ की तस्वीर से लिपट कर रोती है तो दीवारें भी भीग जाती हैं। पर इस घर में किसी को उसकी रुलाई सुनाई नहीं देती थी, या शायद कोई सुनना ही नहीं चाहता था। चंपा थोड़ी देर बाद दीपक को ताकती है, जैसे माँ से कोई उत्तर चाह रही हो। माँ, तू बस एक बार आ जा। तेरी चुप्पी भी आज मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होगी। मुझे अब बस तेरा साया चाहिए माँ। उस रात चंपा ने जो कहा वो सिर्फ दीवारों ने सुना, या शायद कहीं बहुत दूर उसकी माँ की आत्मा भी। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे चंपा की आंखें और दिल दोनों हमेशा के लिए बदल गए। कहते हैं जब किसी की घर में मासूमियत रोती है, अक्सर वहीं कहीं अंधेरे में एक चाल मुस्कुराती है, और आज उस मुस्कान का नाम था उसकी भाभी। वो तेजी से उठती है और लकड़ी की संदूक से एक पुराना कपड़ा निकालती है जिसमें किसी का नाम लिखा है, गंगाबाई। और उस रात उसके बाद जो हुआ वो मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई। अब वहां पर बैठे लोग चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। काकी, फिर क्या हुआ? क्या उसकी भाभी ने सच में उसे मार दिया? या कहीं वो खुद चली गई, या कुछ और? अब काकी धीरे धीरे अपना सिर उठाती हैं और पास में बैठे राम किशन की तरफ देखती हैं। उसकी आंखों में झलकता है दर्द और डर दोनों। काकी, ये जो हर साल बारिश में हवेली से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है, क्या वो चंपा की है? और वो जो लड़की लाल साड़ी में दीवारों के बीच से झांकती है, क्या वो चंपा है? काकी, एक बात बताओ, अब जो हवेली में दिखती है, क्या वो चंपा की आत्मा है? क्या वो अब किसी को नुकसान पहुंचाएगी? जो वहां दिखती है वो न चंपा है न उसकी परछाई। वो अधूरी करा है जो उस रात से आज तक खत्म नहीं हुई। पर हाँ, अब वो कुछ चाहती है, शायद न्याय या शायद बदला। कहते हैं हवेली की दीवारें आज भी उस रात की साजिशें अपने अंदर समेटे हुए हैं। जिसने देखा है वो जानता है, वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं, कोई इंतजार भी है। काकी की कहानी यहां थमी नहीं थी, अभी असली कहानी तो बाकी है। क्योंकि उस रात उसकी भाभी ने जो सोचा वो सिर्फ एक सोच नहीं थी, बल्कि एक साजिश की शुरुआत थी। गंगाबाई, ये नाम भाभी के अतीत से जुड़ा था। गांव की उस महिला का नाम जिसके बारे में कहा जाता था वो काम तो करती थी घरेलू, मगर उसकी जुबान में जहर और चाल में काली हवा बसी थी। गंगाबाई ही समझेगी कैसे किसी को बिना हाथ लगाए मन से मारना है, कैसे हवा में कुछ ऐसा छोड़ना है कि कोई लड़की अपना होश, अपनी सुध बुध सब कुछ भूल जाए। कभी कभी घर की दीवारें भी चुपचाप सुनती हैं हर वो बात जो जुबानों से नहीं, इरादों से निकलती है। और उस रात घर की फिजा में कुछ बदल गया था। सांसें भारी थीं, रोशनी सहमी हुई, जैसे किसी परछाई ने दस्तक दी हो। और उसके बाद की रात चुपचाप खामोश नहीं थी। कमरे की दीवारों पर जैसे कोई साया रेंगता रहा। लालटेन की लौ कांपती रही और चंपा की नींद
हर करवट पर और भारी होती चली गई। भाभी की आंखों में नींद नहीं, इंतजार था। इंतजार उस सुबह का जब चंपा की आंखें खुले, लेकिन दिल किसी डर से बंद हो। अगली सुबह हवेली की हवाओं में कुछ और था। सूरज तो उगा था, लेकिन उसकी रोशनी में चमक नहीं। चंपा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आंखें लाल, माथा पसीने से भीगा हुआ और होठों पर एक अजीब सी सरसराहट थी। वो दीवार की ओर देखती रही देर तक, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो, लेकिन नजरों से नहीं, एहसास से। सुबह के उजाले में भी उसकी परछाई गाढ़ी थी। गांव की गलियों में जैसे पुराना जहर फिर से चल पड़ा था। गंगाबाई आई थी, किसी को घर से निकालने नहीं, बल्कि किसी के भीतर का घर जला देने। सुबह की पहली किरण अब तक नहीं फूटी थी, लेकिन घर के बाहर एक परछाई दस्तक दे चुकी थी। गंगाबाई आ चुकी थी। उसके हाथ में न कोई झोला, न कोई सामान, बस एक छोटी सी डिब्बी और मन में एक बड़ा इरादा। गंगाबाई, अब वक्त आ गया है। चंपा को घर से बाहर निकालना ही होगा। वो मेरे लिए एक साया बन चुकी है। रमेश भी अब उसकी तरफ झुकने लगा है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे घर में कोई और माँ की तस्वीर से लिपट कर रोता रहे। अरे तू तो परेशान हो गई उस बेचारी से। ठीक है, मैं उसके मन में ऐसा शक, ऐसा डर डाल दूंगी कि वो खुद अपनी जगह को श्राप समझेगी। बस तू मेरा कहना माने और उस रमेश को थोड़ा भड़काना सीख ले। रमेश जी, एक बात कहूँ, मैंने कभी आज से शिकायत नहीं की, लेकिन चंपा अब हद पार कर रही है। रात रात भर जागती है, माँ की बातें करती है और घर में अशांति फैला रही है। मैं डर जाती हूँ। कभी वो दीवारों से बातें करती है, कभी रोते रोते बेहोश हो जाती है। बच्चे भी डरने लगे हैं उससे। क्या? ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? आपका घर है रमेश, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे मैं एक मेहमान हूँ और चंपा इस घर की मालकिन। अगर आपकी माँ आज होती तो क्या यही चाहती कि उसकी बेटी की वजह से घर बिखर जाए? बिल्कुल, माँ के नाम पर ही तो खेलना है। मैं सोचता हूँ बात करूंगा उससे। नहीं बेटा, बातों से नहीं मानेगी। ऐसे लोगों को भर की चौखट दिखानी पड़ती है, वरना कल को तेरे बच्चे भी उसी रास्ते पर चलेंगे जहाँ घर वालों की कोई इज्जत नहीं। उस शाम चंपा ने जैसे ही माँ की तस्वीर को देखा, दरवाजा खुला, रमेश खड़ा था, लेकिन आंखों में अपनापन नहीं था। वो नजरों से नहीं, शब्दों से उसे घर से बाहर धकेलने आया था। चंपा, बहुत हो गया, अब तुम्हें इस घर से जाना होगा। ये घर अब तुम्हारे आंसुओं का बोझ नहीं सह सकता। भाई, तुम ये कैसे कह सकते हो? मैंने तो सिर्फ माँ की याद में 2 आंसू बहाए थे। क्या इतना बड़ा जुर्म था? तेरे आंसू नहीं चंपा, तेरी मौजूदगी ही अब इस घर के लिए बोझ है। और वो चली गई एक पुरानी टूटी सी हवेली की ओर, जहां दीवारें चुप थीं, मगर हवाओं में माँ की गंध अब भी थी। उस रात गांव में बारिश नहीं हुई, लेकिन किसी ने उस हवेली में एक दिया जरूर जलाया।